हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और इसमें हम डिराइव करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहले बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, जैसे ये एक सर्किल हो गया, इस पाथ पर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते समय अगर उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ पर मूव कर रहा है तो मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टी टाइम पर पी पर था। जब वो इस सर्कुलर पाथ पर चलना शुरू करता है तो मान लेते हैं कि टी डैश टाइम पर यानी कुछ समय बाद उसका पोजीशन क्यू पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेडियस वेक्टर जो है वो एक एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा, और ये जो डेल्टा थीटा हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा हो गया मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। जैसे तो अगर हम लोग इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना चाहे तो वो होता है इस सर्कुलर पाथ का जो टेंजेंट का डायरेक्शन होता है वही उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो अब अगर हम लोग इस पॉइंट को मान लें क्यू पॉइंट, तो यहाँ पे भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन होगा अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल। कोई भी पॉइंट अगर हम लोग सेलेक्ट कर ले, जैसे यहाँ पे अगर एक एस पॉइंट माने तो यहाँ पे भी अगर हम वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना चाहे तो वो भी अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल। पूरे सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, यानी कि वो कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। अगर हम लोग इस सर्कुलर पाथ के जैसे हमने बात किया कि सर्किल के हर एक पॉइंट पर अगर हम देखें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस सर्किल के टेंजेंट के अलोंग होता है, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है। और उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो एलवेज सेंटर की ओर होता है और उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग थोड़ी देर में डिराइव करने वाले हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि एंगुलर स्पीड क्या होता है। तो एंगुलर स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो एंगुलर स्पीड हो गया मेरा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डेल्टा टी है ये पी से क्यू तक जाने में जो समय लगा वही मेरा डेल्टा टी हो गया। तो एंगुलर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो गया क्योंकि ये एक स्पीड को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया एंगुलर स्पीड। अब अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस सर्किल के परपेंडिकुलर, यानी अगर ये कोई एक वर्टिकल सर्किल हो गया तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। इस टाइप से हम मोशन के डायरेक्शन के अलोंग अगर हम लोग अपने फिंगर्स को कर्ल करें तो ये जो थंब है ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो अगर कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो इस सर्किल के प्लेन के आउटवर्ड होगा। और अगर उस पार्टिकल का अगर वो पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यानी उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ दिस सर्किल, यानी इनवर्ड। हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो अगर कोई एक पार्टिकल इस सर्किल का चक्कर लगा रहा है तो उस पार्टिकल को इस सर्किल के एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम या रेवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। तो जैसे कोई एक पार्टिकल 10 सेकेंड में इस सर्किल के 4 चक्कर लगा रहे हैं तो 1 सेकेंड में हम लोग निकाल लेंगे उसका 4/10, यानी उसका फ्रीक्वेंसी यानी उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी हो गया 4/10 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। या फिर हम लोग इसको हर्ट्ज से भी डिनोट करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हो गया हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को एफ या न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। तो ये सब कुछ टर्म हो गए सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग
अब इसमें हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यानी उसके पास मोशन है, अगर मोशन होगा तो उस ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन भी होगा। तो जब वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है जो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर यानी केंद्र की ओर लगता है और उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे अगर पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ यानी इस डायरेक्शन में होता है सेंटर की ओर, और वो हो गया एसी। उसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हम लोग इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो AC इक्वल टू v²/r होता है, जिसका फॉर्मूला इसको हम लोग डिराइव करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला मेरा डिराइव होके आता है। मान लेते हैं किसी पार्टिकल का पोजीशन t टाइम पर p पर था और कुछ समय बाद यानी t' टाइम पर वो पार्टिकल p से चलकर p' पर पहुंच जाता है तो उसका नया पोजीशन जो होता है सेंटर से वो r' हो गया, और यहाँ पे r एंड r' रेडियस वेक्टर हो गया। और हम लोग p' एंड p को अगर मैच करें तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी डेल r वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल r वेक्टर हो गया, वो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन को ऐड करता है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा v बाई डेल्टा t, यानी ये वेलोसिटी हो गया एंड ये टाइम इंटरवल डेल्टा t। तो मान लेते हैं इस पार्टिकल को p से p' तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगा वो हो गया डेल्टा t। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर अगर हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहे तो वो इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग यानी इस डायरेक्शन में हो गया। और अगर हम लोग p' पॉइंट पर देखना चाहे तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उसके अलोंग यानी v' वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल पॉइंट E पॉइंट हो गया और v वेक्टर के पैरेलल एक यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड इस v वेक्टर के बराबर है, यानी ये भी हो गया मेरा v वेक्टर। फिर हम लोग v वेक्टर डैश के पैरेलल भी एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड v वेक्टर डैश के बराबर है, यानी ये भी हो गया मेरा v वेक्टर डैश। और इन दो वेक्टर्स को हमने मैच कर दिया कोई एक वेक्टर से, उसको मान लेते हैं डेल v वेक्टर हो गया। और इस पॉइंट का कुछ नाम दिए जैसे f एंड इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं g हो गया। तो ये एक ट्राइंगल हो गया EFG। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है और अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ और अगर इसमें हम लोग ट्राइंगल लॉ का यूज़ करें तो लिख सकते हैं v वेक्टर प्लस डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर डैश, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो वेक्टर हो गया ये इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हो गया या फिर सम हो गया। तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल वेक्टर v इक्वल टू v वेक्टर डैश माइनस v वेक्टर। यहाँ पे जो डेल v वेक्टर हो गया ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया। जैसे अगर हम लोग ट्राइंगल P' एंड P एंड ट्राइंगल GEF की बात करें तो अगर ये एंगल मेरा डेल्टा थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हमेशा रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यानी r वेक्टर एंड r वेक्टर डैश के बीच जो एंगल है उसमें जितना चेंजिंग आएगा वही चेंजिंग v वेक्टर एंड v वेक्टर डैश के बीच भी होगा। जैसे अगर r वेक्टर एंड r वेक्टर डैश के बीच एंगल अगर 90 डिग्री बनता है तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा यानी इस डायरेक्शन में। और अगर इस पॉइंट पर हम लोग देखें तो यहाँ से भी वेलोसिटी का जो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा यानी अलोंग दिस टेंजेंट। तो अगर इसको हम लोग मैच करें तो अगर इस वेक्टर को हम लोग पीछे ले जाएं या मैच करें तो हम लोग देखते हैं कि v वेक्टर और v वेक्टर डैश के बीच जो एंगल बनता है वो भी 90 डिग्री बनता है। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर r वेक्टर एंड r वेक्टर डैश के बीच जो एंगल है उसमें अगर चेंजिंग आएगा
उसमें जितना चेंजिंग आएगा वही चेंजिंग वी वेक्टर एंड वी वेक्टर डैश के बीच भी होगा, यानी अगर ये डेल्टा थीटा हो गया तो ये भी डेल्टा थीटा हो गया। अब अगर हम लोग इन दो एंगल्स की बात करें तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, क्योंकि किसी सर्किल का रेडियस इक्वल होता है। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस इक्वल है इसलिए ये दो एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, यानी उसका यानी कि पार्टिकल का जो स्पीड था वो कांस्टेंट था। और हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्पीड। तो इस पॉइंट पर जितना स्पीड था वही स्पीड इस पॉइंट पर भी होगा, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे, यानी ये साइड भी बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हो गए तो फिर ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू एज्यूम कर लें, जैसे डेल्टा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों एंगल्स का समेशन भी 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के टोटल एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों का समेशन 90 हो गया और दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा मेरा 45 डिग्री एंड ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। और जैसे हमने बात किया कि अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये भी डेल्टा थीटा होगा, यानी अगर हम लोग डेल्टा थीटा को 90 डिग्री एज्यूम किया है तो फिर यहाँ भी ये 90 होगा। और अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों एंगल्स का समेशन भी 90 एंड बोथ आर इक्वल, इसीलिए एक एंगल हो जाएगा 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम लोग ट्रायंगल ओ पी पी डैश एंड ट्रायंगल ई एफ जी में देखते हैं कि ये जो एंगल था इस एंगल के बराबर हो गया और ये दोनों एंगल बराबर हो गया, ये एंगल भी बराबर हो गया, यानी ये एंगल आपस में भी बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ट्रायंगल ओ पी पी डैश एंड ट्रायंगल ई एफ जी में ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया एंड ये एंगल इसके बराबर हो गया, इसीलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग जानते हैं कि उसके साइड्स का रेशियो जो होता है वो बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बराबर वी बाई आर इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा वी इक्वल टू वी बाई आर और डेल्टा आर हो गया जहाँ पर ये स्पीड है एंड ये रेडियस हो गया। तो जैसा कि हमने पहले लिखा था एक्सीलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और अगर हम लोग बात करें कि टाइम इंटरवल यानी पी से पी डैश तक जाने में बहुत कम समय लगा, यानी डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी का वैल्यू जब लगभग 0 के बराबर होगा उस केस में जो ये एंगल बनेगा ये भी बहुत छोटा होगा डेल्टा थीटा, और उस केस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे, यानी अगर पी पी डैश डिस्टेंस डेल एस हो गया तो ये अप्रोक्सीमेट डेल आर के बराबर होगा। और डेल एस बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डेल एस डिस्टेंस हो गया और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बराबर वी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा एस और डेल्टा आर उस केस में बराबर हो गया। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और यहाँ से हो गया v इक्वल टू डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, यानी स्पीड जो हो गया वो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी के बराबर हो गया, यानी स्पीड मेरा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी टाइम ड्यूरेशन जब मेरा बहुत ही कम होगा और वो लगभग 0 के बराबर होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर हम लोग इस डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0
और इसको लिख सकते हैं v बाई आर डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं v बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर वेक्टर बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से हो गया v बाई आर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर वेक्टर मॉड बाई डेल्टा टी, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इक्वल टू v, यानी ये हो गया v बाई आर इंटू v। तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया। अब अगर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v के टर्म में नहीं लिख के अगर एंगुलर स्पीड के टर्म में लिखना चाहे यानी ओमेगा के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा के टर्म में लिखना चाहे यानी एंगुलर स्पीड के टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, और अगर v का वैल्यू यहाँ पे रखा जाए तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई आर, और ये r और ये कट जाएगा तो AC हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। यानी अगर हमको एंगुलर स्पीड भी पता है तो भी हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को न्यू के टर्म में यानी फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखना चाहे तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं एंगुलर स्पीड इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो कोई अगर एक पार्टिकल पी पॉइंट से चलकर वापस इसी पॉइंट पर आ जाता है तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई। अगर ये सर्कुलर पाथ का रेडियस हो गया और अगर वो पार्टिकल पी पॉइंट से चलना शुरू करे तो इसके साथ ये डी थीटा बनाएगा, और अगर ये पार्टिकल फिर यहाँ से चल के यहाँ से वापस इस पॉइंट पर आ जाता है तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल हो जाएगा मेरा 2 पाई, यानी डी थीटा इक्वल टू 2 पाई हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल टू 2 पाई, एंड इस पॉइंट से वापस इसी पॉइंट तक वो आता है यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो वो उसका हो गया टाइम पीरियड यानी टी, उसको टी टाइम लगता है उसको कंप्लीट करने में, और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये 2 पाई बाई टी हो गया, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 1 बाई टी, और हमने जैसे पहले ही डिस्कस कर लिया 1 बाई टी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया 2 पाई बाई न्यू, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाई न्यू। अब अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन में रखें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा AC इक्वल टू 2 पाई बाई न्यू का स्क्वायर इंटू आर, यानी AC हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इस तरह से आज हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना सीखा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।